बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद रियाज। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल केम बायो मिक्सचर। आज के जो हमारे पास टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल मेथड। आज हम बायोलॉजिकल मेथड डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बायोलॉजिकल मेथड क्यों डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए, दुनिया के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो हेल्थ के रिलेटेड हैं, चाहे वो इकोसिस्टम के रिलेटेड हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं, या वो किसी भी बीमारी से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो उस बीमारियों या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक साइंटिफिक मेथड की ज़रूरत है, ठीक है। इस साइंटिफिक मेथड से हम किसी भी प्रॉब्लम की तह तक पहुंच सकते हैं, ताकि उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सके, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, उसको ख़त्म कर सके, ठीक है। अब देखिए, डिफरेंट हमारे माशरे के अंदर रिसेंटली डिफरेंट वबाएँ, डिफरेंट बीमारियाँ फैली हैं, जिसमें कोरोना सरफ़हरिस्त है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक एक पूरा प्रोसीजर है, एक साइंटिफिक मेथड है, ठीक है। उसके कुछ स्टेप्स हैं जिसको फॉलो किया जाता है, स्टेप वाइज फॉलो किया जाता है, सही है। तो आज हम उन स्टेप्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, सही है। तो हमारे पास आज का टॉपिक है बायोलॉजिकल मेथड, यानी बायोलॉजिकल मेथड यानी बायो लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के जो मेथड है वो क्या है, बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड क्या है, एक साइंटिफिक मेथड है। क्या है, एक साइंटिफिक मेथड है, ठीक है, जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, स्टेप वाइज इन स्टेप को फॉलो करके उस प्रॉब्लम की तह तक पहुंचती हैं। पर उस प्रॉब्लम के हवाले से कुछ ऑब्जर्वेशन, कुछ लॉज या कुछ हाइपोथेसिस दी जाती हैं, तो क्या कहलाता है, साइंटिफिक मेथड कहलाता है, ठीक है। आज हम इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर कोशिश करते हैं कि हम सारे स्टेप्स को ब्रीफली डिस्कस कर सकें। तो बायोलॉजिकल मेथड का जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या है, ऑब्जर्वेशन। पहला स्टेप हमारे पास क्या है, ऑब्जर्वेशन। यानी बायोलॉजी का पहला स्टेप हमारे पास है बायोलॉजिकल मेथड का, और वो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब मुशाहिदा करना। अब किसी भी इलाके में जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जो भी बीमारी फैलती है, तो उस बीमारी को सबसे पहले जहाँ पर फैली है उस जगह के लोग उसको फील करते हैं, उसका सामना करते हैं, ठीक है। उसके बारे में कुछ डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके बारे में कुछ जानते हैं। अब कुछ जानना, कुछ डेटा इकट्ठा करना, ये दरअसल क्या कहलाता है, ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन आपने सुना या आपने देखा, ठीक है, या आपने उसके ऊपर रिसर्च किया, या आपने कोई भी जब फर्स्ट टाइम आपने उसको देखा या उसमें उसको आपने फील किया, तो आपके पास क्या है, ऑब्जर्वेशन है। अब ऑब्जर्वेशन दो टाइप्स की हो सकती हैं, क्वालिटेटिव भी, हो सकती हैं, और वो प्रॉब्लम या वो ऑब्जर्वेशन क्वांटिटेटिव भी हो सकती हैं, ठीक है। या तो वो क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, या दोनों हो सकती हैं। यानी जो आपने ऑब्जर्व किया, ठीक है, उसकी क्वांटिटी क्या है या उसकी क्वालिटी क्या है। अब क्वालिटी और क्वांटिटी को समझने के लिए सबसे पहले अगर मैं एग्जांपल दूँ क्वालिटेटिव का, फ़र्ज़ हमारे माशरे में यूज़ किया जाता है कि फ़लाँ शख्स बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, ठीक है, फ़लाँ शख्स बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, या हमारे माशरे में होता है फ़लाँ शख्स के अखलाक बहुत अच्छे हैं, या हम हमारे माशरे में फ़ील किया जाता है, ये राय रखते हैं कि फ़लाँ शख्स बहुत अच्छा है और फ़लाँ शख्स बहुत बुरा है। अब ये सारे से क्या है, ये सारे जो बुरा, अच्छा, बड़ा, बुज़ुर्ग, ये जो भी हमारे पास है, किसमें नहीं, क्वालिटेटिव में आते हैं, इसमें आते हैं, क्वालिटेटिव में आते हैं, ठीक है। ये इस तरह कोई हमारे माशरे में हम इस तरह बोलते हैं कि फ़लाँ शख्स ने पीएचडी कर ली है फ़लाँ साइंस के अंदर, या बायो के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर। अब क्या है, ये जो जिसको हम मेजर कर सकें, यानी ऐसी प्रॉब्लम या ऐसी हमारे पास ऑब्जर्वेशन जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, हम उसको नाप तोल सकते हैं, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, क्वांटिटी का, ठीक है। फ़र्ज़ करें कि फ़लाँ आलिम ने 5 दर्जे पढ़े हैं फ़लाँ मदरसे से। अब ये 5 दर्जे उससे क्या है, क्वांटिटी है। या वही मैं कहता हूँ कि फ़लाँ शख्स के अखलाक बहुत अच्छे हैं, ठीक है, तो ये क्या है, उसकी क्वालिटी है। तो ऑब्जर्वेशन, बायोलॉजिकल मेथड में जो ऑब्जर्वेशन होती हैं, या तो वो
मेजरमेंट यानी वो इसे कुछ क्वालिटी होगी या उसकी कोई क्वांटिटेशन क्वांटिटी होगी, ठीक है। अब देखें जो ऑब्जर्वेशन है, जो भी ऑब्जर्वेशन किसी भी मेथड का यानी साइंटिफिक मेथड का एक की पॉइंट है, की कंपोनेंट है, ठीक है, जो उस प्रॉब्लम के बारे में यानी जो इस प्रॉब्लम के बारे में सबसे फेस करते हैं उसको देखते हैं, उसके बारे में जो डेटा इकट्ठा किया जाता है तो क्या कहलाता है, ऑब्जर्वेशन कहलाता है, ठीक है। जिस तरह 1880 में 1880 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था, लेवरॉन, ठीक है। उसने क्या किया था, उसने रेड ब्लड सेल में टाइनी क्रिएचर को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया, ठीक है। उस टाइनी क्रिएचर को उसने क्या नाम दिया, उसने नाम दिया प्लाज्मोडियम, ठीक है। इन उस ज़माने में 1880 में एक बीमारी फैली थी जिससे दर लोग मर रहे थे, बहुत सारे लोगों की जान ली है। तो उस वक्त लेवरॉन ने माइक्रोस्कोप से रेड ब्लड सेल के अंदर एक टाइनी क्रिएचर देके, एक छोटे से जर्रे देके, उसने उसका नाम क्या दिया, प्लाज्मोडियम का नाम दिया, ठीक है। अभी जो प्लाज्मोडियम था, ये समझ रहे थे ये जो प्लाज्मोडियम है यही इस बीमारी की वजह है। अब इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई, ठीक है, जो भी डेटा इनके पास कलेक्ट किया गया, ठीक है, तो हमारे पास क्या था, इस पास उन्होंने ऑब्जर्व किया यहाँ की जो बीमारी फैल रही है दरअसल इसकी जिम्मेदार ये प्लाज्मोडियम हो सकता है। ये जैसे उनकी क्या थी, ऑब्जर्वेशन थी। अब ऑब्जर्वेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे पास हाइपोथेसिस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाइपोथेसिस। हम हाइपोथेसिस दरअसल होता है इंटेलिजेंट गैस, क्या है हमारे पास, इंटेलिजेंट गैस ऑफ साइंटिस्ट अबाउट प्रॉब्लम, ठीक है। अब हाइपोथेसिस किस बेस पे दी जाती हैं, यानी जो ऑब्जर्वेशंस, जो डाटा कलेक्ट किया गया उस डाटा की बुनियाद पर साइंटिस्ट कुछ हाइपोथेसिस देते हैं, ठीक है, यानी कोई मफरूज़ा दे देते हैं, कुछ उसके बारे में आइडियाज़ पेश की जाती हैं, इंटेलिजेंट गेस पेश किए जाते हैं, इंटेलिजेंट ख्यालात पेश किए जाते हैं, ठीक है, उस प्रॉब्लम के हवाले से। अब जो हाइपोथेसिस होती हैं ये अटल नहीं होता, ये टेंटेटिव प्रॉब्लम होता है, ठीक है, ये टेंटेटिव सोल्यूशन होता है, टेंटेटिव सोल्यूशन होता है। टेंटेटिव सोल्यूशन का मतलब ये है कि ये आर्जी होता है, ठीक है। टेंटेटिव सोल्यूशन मतलब क्या है, ये आर्जी सोल्यूशन होता है, यानी जो हाइपोथेसिस होता है, जो ऑब्जर्वेशन की बेस पे दी जाती हैं, जो साइंटिफिक इंटेलिजेंट गेस होती हैं, या तो वो सही भी हो सकती हैं या वो गलत भी हो सकती हैं, ठीक है। वो हक़ाइक़ के करीब भी हो सकती हैं और उससे दूर भी हो सकती हैं, ठीक है। अब हाइपोथेसिस यानी जो डाटा कलेक्ट को ऑब्जर्वेशन से उस पर रीजनिंग की जाती है, डिफरेंट यानी उसके ऊपर एक गेज दी जाती है, उसके ऊपर राय दी जाती है, ठीक है। अब जो रीजनिंग होती है दरअसल वो दो टाइप्स की होती हैं हाइपोथेसिस के अंदर। एक होता है इंडक्टिव रीजनिंग, एक हमारे पास क्या है, इंडक्टिव रीजनिंग, और दूसरा हमारे पास होता है डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। अब जो इंडक्टिव रीजनिंग होती है ये जाती है फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ऊपर लिख देता हूं, यानी जो इंडक्टिव रीजनिंग होती है, इंडक्टिव रीजनिंग कहाँ से मूव करती है, मूव फ्रॉम, इंडक्टिव रीजनिंग हमारे पास जो होती है, इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है डिडक्टिव रीजनिंग,
ठीक है। अब इंडक्टिव रीजनिंग दरअसल जाती है कहाँ से, फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, यानी इसके अंदर इफ या देन शामिल होता है। इंडक्टिव रीजनिंग मतलब क्या होता है, फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। यानी फ़र्ज़ करें कि 1865 के अंदर एक साइंटिस्ट था, इसका नाम था रॉबर्ट हुक। उसने एक कॉर्क के टुकड़े को ऑब्ज़र्व किया अंडर द माइक्रोस्कोप और उसमें उन्होंने कुछ एम्प्टी स्पेसेस डिस्कवर किए, जिसने उसको क्या नाम दिया, सेल का नाम दिया। ठीक है। अब हमारे पास जो रीजनिंग होती है, इंडक्टिव डायरेक्ट रीजनिंग, ये आम से यानी ये स्पेसिफाइड भी हो सकती हैं, ख़ास भी हो सकती हैं और आम भी हो सकती हैं, यानी जनरल भी हो सकती हैं और साथ में स्पेसिफाइड भी हो सकती हैं। ठीक है। तो ये कहाँ से मूव करती हैं, स्पेसिफिक टू जनरल। ठीक है। हमारे पास क्या है, डिटेक्टिव रीजनिंग क्या है, कहाँ से मूव करती हैं, फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। अब देखें सेल को डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, 1665 के अंदर। अब इन्होंने एक कोर को तो उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया कि वो क्या कराता है, एम्प्टी स्पेस का नाम क्या दिया, सेल का नाम दिया। ठीक है। दरअसल किससे जाता है, फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ जाता है। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि फिशेस lives in water। ठीक है। all fishes have scales। ठीक है। क्या है, जनरल परसेप्शंस हैं कि जो फिशेस होती है कहाँ पर रहती है, समंदर के अंदर। ठीक है। अब फिशेस के पास क्या होती हैं, उसके ऊपर स्केल्स मौजूद होते हैं। ठीक है। अभी क्या करें, आगे कह सकते हैं कि शार्क, इसे यहाँ पर इफ या देन प्रोड्यूस होता है, सही, इफ या देन। शार्क हैज़ आल्सो स्केल्स। ठीक है। अब देखें क्या है हमारे पास, जनरल से जाती है किसकी तरफ, स्पेसिफाइड की तरफ। तमाम फिश के पास स्केल्स मौजूद होते हैं, सब जानते हैं, लेकिन शार्क के पास भी, हमारे पास क्या है, शार्क के पास भी स्केल्स मौजूद होते हैं। तो ये कहाँ से मूव कर रहे हैं, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ। ठीक है। अब हमारे पास दूसरा, हमारे पास क्या है, रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग जाती है इसके उलट में, ये जाती है जनरल से जाती है स्पेसिफिक की तरफ। ठीक है। मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, और इंडक्टिव रीजनिंग मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। ठीक है। जिस तरह उनका इनका बिलीव था, जो प्लाज्मोडियम है, यानी डिडक्टिव रीजनिंग में क्या है, अगर प्लाज्मोडियम, यानी अगर उसने जो उस ज़माने में जो मलेरिया पैदा हुआ था, क्या था मलेरिया, जो लिवरॉन ने क्या डिस्कवर किया था, प्लाज्मोडियम को डिस्कवर किया था। उन्होंने क्या कहा था, कि प्लाज्मोडियम से क्या फैलता है, मलेरिया फैलता है। डिडक्टिव रीजनिंग में क्या है, जनरल स्पेसिफाइड से मूव कर, जनरल से हम जब स्पेसिफिक की तरफ मूव करते हैं, तो इसमें ये कहा जा सकता है, अगर इफ मलेरिया कॉज बाय प्लाज्मोडियम। ठीक है। इफ का यहाँ पर जिक्र आया, आई क्या कह रहा है, इफ या देन द इन्फेक्टेड persons should have plasmodium in the blood। ठीक है। डिडक्टिव में क्या कह रहा है, हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पर इंडक्टिव के स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं। तो हमारे पास जनरल स्पेसिफिक की तरफ जाने का मतलब ये है कि अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करता है, तो जितने भी मलेरिया के पेशेंट्स होते हैं, उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम लाजमी होना चाहिए। ठीक है। अब जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है, ये क्या करता है, ये प्रॉब्लम को
फॉरवर्ड कर दी किसकी तरफ, प्रैक्टिकल की तरफ। वो प्रैक्टिकल हमारे पास क्या है, एक्सपेरिमेंट। इन्हीं हाइपोथेसिस में साइंटिस्ट क्या करते हैं, इंटेलिजेंट गेस, इंटेलिजेंस आइडियाज़ लगाते हैं, ठीक है। ये टेंटेटिव होते हैं, आर्जी तौर पर होते हैं, ठीक है। ये क्या कर सकते हैं, इस पर रीजनिंग करते हैं। वो इंडक्टिव यानी स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मूव कर सकते हैं या जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे पास क्या होता है, यानी हाइपोथेसिस को प्रूफ करने के लिए जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एक्सपेरिमेंट, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया होगा। आप लिख भी सकते हैं पॉइंट्स, आप याद कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। हमारा काम है कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना। आप कहीं से भी नोट्स बनवा सकते हैं, नोट्स मिलते भी हैं अपने बुक से, याद करवा सकते हैं। बुक पढ़ना लाजमी है, अभी से अगर आप बुक्स पढ़ेंगे तो आपको आगे क्लासेस के अंदर आसानी होगी, क्योंकि क्या कि जितने भी आप क्लासेस की तरफ जाएंगे कोई वो नोट्स वगैरह नहीं बनते, खुद की मेहनत होती है, और ख़ुद की मेहनत अभी से स्टार्ट करें तो अच्छी बात है। तो हाइपोथेसिस के बाद अगला स्टेप क्या है हमारे पास, वो होता है एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास क्या होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। अब जो हाइपोथेसिस पेश किया जाता है वो प्रैक्टिकल के ज़रिए, यानी जो हाइपोथेसिस पेश किया उसको प्रैक्टिकल के ज़रिए प्रूव भी किया जा सकता है, ठीक है, या उसको डिसप्रूव भी किया जा सकता है, ठीक है। यानी वो एक प्रैक्टिकली वो पास भी हो सकता है, यानी जो गेस पेश किया था, ये जो इंटेलिजेंट गेस होते हैं, जो आइडियाज़ होते हैं, या तो पास भी हो सकते हैं या फेल हो सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकली ये क्या करता है, यानी हाइपोथेसिस के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, प्रैक्टिकल स्टेप होता है, जो क्या कहलाता है, एक्सपेरिमेंट। अब लेवरॉन ने जो कहा था कि प्लाज्मोडियम अगर मलेरिया फैलाता है, मलेरिया कॉज करता है, तो जितने भी पेशेंट्स हैं, जितने भी अफेक्टेड पर्सन हैं, उनके अंदर क्या होना चाहिए, प्लाज्मोडियम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्लाज्मोडियम होना चाहिए। तो लिहाजा इन्होंने दो ग्रुप बनाए। एक ग्रुप था इन्फेक्टेड पर्सन, यानी अफेक्टेड पर्सन, एक ग्रुप किसका था, अफेक्टेड पर्सन्स का था, ठीक है, जो क्या कहलाते थे, पेशेंट। और दूसरा ग्रुप था कंट्रोल ग्रुप, ठीक है, यानी इसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी कहा जा सकता है, जिस पर तजुर्बा होगा। समझ में आ रहा है। अब जब उन्होंने अफेक्टेड पर्सन के ऊपर तजुर्बा किया तो उनके ब्लड सैंपल्स के अंदर, उनके ब्लड सैंपल्स के अंदर क्या पाया गया, प्लाज्मोडियम पाया गया। यानी जो बीमार लोग थे, जो इन्फेक्टेड पर्सन थे, उनके ब्लड के जब टेस्ट कराया गया लेबोरेटरी के अंदर, तो उनके ब्लड के अंदर क्या पाया गया, प्लाज्मोडियम पाया गया, मौजूद था। लेकिन जो कंट्रोल ग्रुप था उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम उनके ब्लड में क्या था, एब्सेंट था, ठीक है। यानी जो कंट्रोल्ड ग्रुप था उसके ब्लड के अंदर कोई भी प्लाज्मोडियम नहीं पाया गया। लेकिन जो पेशेंट्स थे, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था, जो जिनके अंदर बीमारी फैली हुई थी, तो उन्होंने क्या किया था, उनके ब्लड के अंदर क्या पाया गया, उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम पाया गया। अब ये जिनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम पाया गया, उन लोगों का ये बिलीफ था, या जो लोग मर रहे हैं, जो बीमार हो रहे हैं, वो क्या है, बैड एयर की वजह से बीमार हुआ है। लेकिन दरअसल जब साइंसदानों ने उस पर एक्सपेरिमेंट किया तो उनके ब्लड के अंदर क्या पाया गया, प्लाज्मोडियम पाया गया, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट से साबित हुआ कि जो मलेरिया की बीमारी है, यानी जो मलेरिया कॉज होता है, वो कौन कॉज करता है, वो कॉज करता है प्लाज्मोडियम। यानी जो हाइपोथेसिस में कहा गया था कि अगर डायरेक्ट रीजनिंग के अंदर कि अगर प्लाज्मोडियम ही मलेरिया कॉज करता है, तो फिर
जो पेशेंट्स हैं, जो इन्फेक्टेड पर्सन हैं, उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो एक्सपेरिमेंट में इन्फेक्टेड पर्सन, ये जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था, उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था, और जो कंट्रोल ग्रुप था, जिनके अंदर बीमारी नहीं थी, उनके अंदर प्लाज्मोडियम नहीं पाया गया। तो इस तरह एक्सपेरिमेंट से साबित हुआ कि जो प्लाज्मोडियम है ये मलेरिया कॉज करने की वजह है। ठीक है, बाद में एक्सपेरिमेंट किस में कन्वर्ट होती है? थ्योरी के अंदर। यानी एक्सपेरिमेंट के नेक्स्ट स्टेप कौन सा होता है? थ्योरी। एक्सपेरिमेंट मतलब तजुर्बा, थ्योरी मतलब नजरिया। यानी थ्योरी को जब बार बार, यानी एक्सपेरिमेंट के बाद जो रीजनिंग दी जाए, जो रिजल्ट दिया जाता है, जो रिजल्ट पब्लिक किया जाता है, ठीक है, यानी रिजल्ट को जब डिस्प्ले किया जाता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं? थ्योरी। ठीक है, फर्स्ट थ्योरी दी गई कि मलेरिया is caused by प्लाज्मोडियम, ये थ्योरी दी गई। ठीक है, अब इस थ्योरी को डिफरेंट साइंटिस्ट क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। डिफरेंट साइंटिस्ट क्या करते हैं? पूरी दुनिया के साइंटिस्ट उसको टेस्ट करते हैं। अगर वो टेस्ट पास करें कि वाकई प्लाज्मोडियम ही मलेरिया कॉज करता है, तो इसका मतलब ये है कि प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कॉज करता है, ये थ्योरी है। लेकिन जब इसको बार बार टेस्ट किया जाता है तो फिर ये नेक्स्ट स्टेप के अंदर कन्वर्ट होती है, और नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है? लॉ और प्रिंसिपल। क्या बन जाता है? नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है? थ्योरी के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है लॉ। ठीक है, प्रिंसिपल भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, लॉ या प्रिंसिपल। ठीक है, जब थ्योरी को बार बार, जो हमारे पास थ्योरी बन गई, ठीक है, हाइपोथेसिस के बेस के ऊपर थ्योरी हमारे पास क्या है? जो थ्योरी को बार बार टेस्ट किया जाता है, ठीक है, बार बार टेस्ट किया जाता है। बार बार टेस्ट करने के बाद अगर वो थ्योरी कामयाब हो जाए, उसमें कोई डिफेक्ट ना निकले, ठीक है, वो जब कामयाब होती है तो क्या बनाती है? लॉ और प्रिंसिपल। ठीक है, थ्योरी बार बार टेस्ट करें, डिफरेंट साइंटिस्ट उसको क्या करते हैं? हर एंगल से टेस्ट करते हैं। ठीक है, उसको चेक करते हैं। चेक करने के बावजूद अगर वो जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट पेश किया था उसके बेस पर जो थ्योरी पेश की, अगर वो सही साबित हो जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि थ्योरी किस में कन्वर्ट हो गई? लॉ में। अब अगर थ्योरी अगर नाकाम हो गई, जब थ्योरी अगर नाकाम हो गई, तो इसका मतलब ये है कि दोबारा किससे कहानी स्टार्ट होगी? हाइपोथेसिस से। दोबारा कहानी कहाँ चली जाएगी? हाइपोथेसिस। थ्योरी कामयाब हो गई तो लॉ में, क्या? प्रिंसिपल में। नाकाम हुई तो दोबारा कहाँ स्टार्ट होगा? हाइपोथेसिस में। ठीक है, अब ये जो लॉ बनता है, ये क्या होता है? ये यूनिवर्सल लॉ होता है। यानी इसको चढ़ना, उसको नाकाम करना इंतहाई मुश्किल काम होता है, क्योंकि बार बार टेस्ट करने के बाद वजूद में आती है, जो कि लॉ बन जाता है। डिफरेंट लॉज हैं। केमिस्ट्री के अंदर लॉ हर साल में, हर दौर में चेंज होते हैं, लेकिन बायोलॉजी के जो प्रॉब्लम्स हैं, ये दरअसल ये जो लॉज हैं, ये आसानी से नहीं टूटते हैं। ठीक है, तो आज हमारे पास जो आज का टॉपिक था वो क्या था? बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, हमने जिक्र किया 1880 से, जिसमें कि लेवरॉन ने ब्लड सेंट, यानी ब्लड के अंदर, ब्लड ग्रुप के अंदर जो हमारा रेड ब्लड सेल्स थे, उनके अंदर रेड टाइनी क्रिएचर्स, यानी टाइनी क्रिएचर्स को फाइंड किया। उनको उसने क्या नाम दिया? प्लाज्मोडियम का नाम दिया। ये दरअसल उनका क्या था? मुशाहिदा था, ऑब्जर्वेशन थी कि जो बीमारी फैलती है किस चीज़ से फैलती है? प्लाज्मोडियम से। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किसमें गया? हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में साइंसदानों ने क्या किया? उसको, उस पर इंटेलिजेंट गेस या कुछ ख्यालात, कुछ मफरूज़ात पेश किए। ठीक है, उसमें उन्होंने क्या कहा कि अगर जो हाइपोथेसिस पेश की कि अगर जो पेशेंट्स हैं या जो बीमारी फैल रही है, अगर ये प्लाज्मोडियम से फैल रही है, तो जो इन्फेक्टेड पर्सन हैं, जो बीमार लोग हैं, उसके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास? इन ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस। फिर नेक्स्ट स्टेप था एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या कहा? एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने परफॉर्म किया, टेस्ट किया, दो ग्रुप का, एक कंट्रोल ग्रुप था और एक इफेक्टेड ग्रुप था। तो जो कंट्रोल ग्रुप था उसके ब्लड के अंदर कोई भी टाइनी पार्टिकल या कोई भी प्लाज्मोडियम नहीं पाए गए, लेकिन जो इन्फेक्टेड पर्सन थे, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था, उसके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम पाया गया।
ठीक है। तो इस बेस पर जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट पेश की, तो एक्सपेरिमेंट में जो है इन्होंने हाइपोथेसिस पेश किया था कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया कॉज करता है। तो एक्सपेरिमेंट से साबित हुआ कि जो मलेरिया है यही मलेरिया, यानी जो प्लाज्मोडियम है ही मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। इसके बाद जब थ्योरी को बार बार टेस्ट किया गया, टेस्ट करने के बाद भी जो प्लाज्मोडियम था यानी जो थ्योरी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, लॉ के अंदर, ठीक है। आज यूनिवर्सल लॉ है कि प्लाज्मोडियम से ही क्या होता है, मलेरिया फैलती हैं, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम को ठीक है, लेवरॉन ने क्या किया, लेवरॉन ने डिस्कवर किया किसके अंदर, ठीक है, ब्लड के अंदर। इसी तरह रोनाल्ड रोज ने क्या किया था, इसको फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के अंदर डिस्कवर किया। फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के अंदर फीमेल एनोफिलस के स्टमक के अंदर, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के स्टमक के अंदर रोनाल्ड रोज ने किसको, प्लाज्मोडियम को आइसोलेट किया, ठीक है। और इस तरह एक साइंटिस्ट था ग्रेसी एक साइंटिस्ट था जिसने प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल डिस्कवर किया। इन लाइफ साइकिल जो पेश किया प्लाज्मोडियम का, वो किसने पेश किया, वो पेश किया ग्रेसी ने। ये प्लाज्मोडियम को लेवरॉन ने डिस्कवर किया रेड ब्लड सेल के अंदर। इस तरह रोनाल्ड रेज ने फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के स्टमक से क्या किया, आइसोलेट किया, अलग किया। और जो ग्रेसी था उसने प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल डिस्कस किया कि इसका आधा लाइफ साइकिल इंसान के रेड ब्लड सेल के अंदर घुसता है, पूरा होता है, और एक आधा लाइफ साइकिल फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के स्टमक में पूरा होता है, ठीक है। तो आज हमारे पास ये टॉपिक क्या था, बायोलॉजिकल मेथड। उम्मीद है आपको ये मेथड या आज की जो वीडियो पसंद आई होगी। देखते रहिए, नेक्स्ट मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।